अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बिहेवियर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम पहले एक क्लोज सरफेस को लेते हैं। ये लेट्स से हमारे पास एक क्यूब स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए हर फेस के लिए, चूँकि इसके 6 फेसेस बनती हैं, तो हर फेस का अपना अपना डायरेक्शन होगा। हर फेस पे लेट्स से हम एंगल डायरेक्शन ऑफ फेस लेते हैं, तो वो उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हम जब किसी एरिया का डायरेक्शन लेते थे तो हम दो तरफ ले सकते थे। इधर परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में आता था या हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में आता था। लेकिन इस केस में चूँकि क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, तो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में हम सिर्फ एक साइड पे, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे हम जो है इसका डायरेक्शन लेंगे। हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। उसके लिए हम एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पेचेस में तकसीम कर लेते हैं और बीच में हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पूरे स्फेयर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे। तो ये पेचेस में हम क्यों इसको तकसीम करते हैं छोटे छोटे एरियाज़ में, इसलिए कि ये हमारे पास ये जो एरियाज़ है स्फेयर पर, ये सर्कुलर टाइप हैं। हम इसको रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं ताकि इसका डायरेक्शन एक हो, डायरेक्शन डिफरेंट ना हो। डिफरेंट एरियाज़ में हमने डिवाइड किया, और ख़्याल रखना है कि ये सारी एरियाज़ हमने फ्लैट रखनी है। इसके लिए जितनी छोटी एरियाज़ आप लेंगे उतना प्रिसाइज आपके पास कैलकुलेशंस आपके पास आएंगी। तो लेट्स से दिस इज़ एरिया 1, दिस इज़ एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 एंड एरिया n एरियाज़ में हमने इसको डिवाइड किया। और फिर हम फ्लक्स का रिलेशन जो पहले पढ़ चुके हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, वो यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 अप टू फ्लक्स n, विच इज़ इक्वल टू E1 A1 E2 A2। डॉट ऑपरेटर है, हम अप्लाई कर लेते हैं E1 A1 cos थीटा, E2 A2 cos थीटा एंड सो ऑन En AN cos थीटा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो फील्ड लाइंस जा रही है वो इस एरिया के डायरेक्शन को पैरेलल जा रही है। अगर इस एरिया का हम डायरेक्शन लेते हैं तो वो चूँकि इसका परपेंडिकुलर इस तरफ बन रहा है और ई भी इस तरफ जा रहा है, तो इनका आपस में एंगल 0 बन रहा है। इस केस में भी हम देखें तो एरिया भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस तरफ है। इसमें भी देखें, कहीं पे भी आप एरिया लेते हैं, स्फेयर को आपने एज्यूम करना है, स्फेयर के ऊपर आपने एरिया लेना है। यहाँ आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आप अपने जहन में लाए कि हम एक स्फेयर के ऊपर, जैसे फुटबॉल के ऊपर एक छोटा सा पेच लेते हैं, और उसके ऊपर जब हम एरिया का डायरेक्शन लेंगे तो वो उससे ऊपर की तरफ होगा, या इस साइड पे होगा, या इस साइड पे होगा, या नीचे किसी साइड पे होगा, लेकिन वो उसको परपेंडिकुलर होगा। तो जिस तरफ वो होगा उस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी। तो एंगल चूँकि 0 बन रहा है तो हर जगह हम 0 पुट कर लेते हैं। कॉज यहाँ से निकल जाता है हमारे पास E A1 E A2। E को भी हम सेम लेते हैं क्योंकि चार्ज एक है, और स्फेयर के ऊपर अगर हम एरियाज ले रहे हैं तो स्फेयर का इस एरिया का डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फ्लक्स हमारे पास सेम बन रहा है, इसलिए बल्कि फील्ड हमारे पास सेम बन रहा है। तो इसलिए ई से हम ये 1 2 3 हटा लेते हैं, फिर इसको हम कॉमन ले लेते हैं, एरियाज़ हमारे पास रह जाती हैं। इन एरियाज़ का जब हम सम लेते हैं, तमाम एरियाज़ को आप ऐड करें, तो तमाम एरियाज़ को ऐड करने के बाद हम ये कह सकते हैं ये सारी पेचेस हमें एक स्फेयर का एरिया देती है, स्फेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। और इसको हम एक कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ई की वैल्यू KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर पुट करें तो हमें पता चल जाएगा कि फ्लक्स इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, एरिया पे और डिस्टेंस पे। फ्लक्स यानी फील्ड लाइंस इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, अगर आप चार्ज से दूर जा रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा, एरिया बढ़ा देते हैं तो फ़र्क पड़ जाता है। डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर असर पड़ जाता है, फ्लक्स पर असर नहीं पड़ता, हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन को लेते हैं। फील्ड लाइंस हैविंग यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आर पासिंग थ्रू ए क्यूबॉइड, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज डैश। किसी क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं, यूनिफॉर्म फ्लक्स हैं, वो जा रहा है। तो आप बताएं कि इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। फील्ड यूनिफॉर्म है, फ्लक्स मालूम करना है।
तो ज़ीरो फ्लक्स होगा, मैक्सिमम होगा, ई होगा या ई ए आई होगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर चूँकि इसके दो फेसेस के थ्रू लाइंस निकल रही हैं, फेस 1 और फेस 2, तो नेट फ्लक्स हमारे पास होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 विच इज़ ई ए कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर आप देखें एरिया का जो नॉर्मल है वो इस तरफ निकल रहा है और फील्ड लाइन इस तरफ है, एंटी पैरेलल है, तो एंगल हमारे पास 180 आ रहा है, कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर आप देखें A2 यानी एरिया का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये डायरेक्शन पैरेलल है, तो एंगल 0 आ रहा है। सो cos 180 इज़ -1 एंड cos 0 इज़ 1। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 हमारे पास आ जाएगा, नेट फ्लक्स हमारे पास 0 आ जाएगा। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट से गुजरेंगी तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के थ्रू नेट फ्लक्स 0 होगा, याद रखें। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको आगे हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। फ्लक्स हमारे पास 3 किस्म का होता है किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और ज़ीरो फ्लक्स। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट में जितनी लाइंस इंटर कर रही है वो कम हो और जितनी लाइंस बाहर जा रही है वो ज़्यादा हो, यानी इनपुट फ्लक्स कम हो और आउटपुट फ्लक्स ज़्यादा हो, तो फिर हमारे पास फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है। इनपुट फील्ड लाइंस कम, आउटपुट फील्ड लाइंस ज़्यादा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हैं जिसका अपना फ्लक्स बन रहा है। ये एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कुछ और लाइंस बना रही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सम एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन ए क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन विच काइंड ऑफ फ्लक्स इज देयर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, तो आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव फ्लक्स। और ये सवाल आ जाए कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? फिर भी यही जवाब देंगे, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यहाँ कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। इसका बिल्कुल अपोजिट हमारे पास है नेगेटिव फ्लक्स। फील्ड लाइन ज़्यादा इंटर हो रही है और बाहर थोड़ी जा रही है। जब ज़्यादा इंटर हो रही है मीन्स यहाँ पे कोई सिंक है जो उनको खा रहा है, यानी नेगेटिव चार्जेस है जो उनको सिंक कर रही है, और बाहर हमारे पास कम निकल रही है, कुछ यहाँ ख़त्म हो जाती है, तो इट मीन्स देयर इज सम एक्सेस नेगेटिव चार्ज। इस एक्सेस नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव होगा। और आखिर में ज़ीरो फ्लक्स, कि जब फील्ड लाइंस जितनी इंटर हो रही है और फील्ड लाइंस जितनी बाहर जा रही है वो सेम हो, तो फिर नेट फ्लक्स हमारे पास 0 होगा, यानी फ्लक्स इसके थ्रू एंटर हो रहा है, निकल भी रहा है, लेकिन नेट फ्लक्स 0 है। जितना आ रहा है उतना जा रहा है, इट मीन्स फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज 0। और इसको हम क्यूबॉइड के एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है, फ्लक्स थ्रू मेटालिक ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रू, इज नॉट देयर। फ्लक्स थ्रू मेटालिक क्लोज ऑब्जेक्ट, किसी भी मेटालिक क्लोज ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्लक्स जो है वो नहीं जाएगा, बिकॉज मेटल इज परफेक्ट ऑब्स्ट्रक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी मेटल के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजारना चाहें तो नहीं गुजरेंगी। वजह, क्योंकि यही फील्ड लाइंस फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगी, और हमने कभी नहीं देखा कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से मेटल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ हो। और इसी चीज़ को हम फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे कि अंदर की जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं किसी मेटल में, नेगेटिव चार्जेस भी है। तो जब पॉजिटिव फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव उनको रिपेल करते हैं, नेगेटिव हो कर दे तो नेगेटिव उनको रिपेल करेंगे। डिटेल से हम पढ़ेंगे, यानी मेटल जो है वो उसके अंदर फील्ड लाइन्स पास नहीं होगी। अच्छा, इंसुलेटर में पास हो जाएंगी। इंसुलेटर में फील्ड लाइन्स पास होती है। जैसे लाइटनिंग जब होती है, ये जो बिजली, आसमानी बिजली जिसे हम कहते हैं, उसका अगर वोल्टेज 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो फिर एयर में भी लाइटनिंग, एयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर लेता है। और एयर हमें पता है कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स में हम इसका बिहेवियर पढ़ेंगे कि इंसुलेटर में कैसे हम चार्जिंग, बल्कि हम चार्जिंग में पढ़ चुके हैं कि हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ए मेटालिक ऑब्जेक्ट, किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के अंदर नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो 0 हो जाएगा। मेटल के अंदर फ्लक्स 0 हो जाता है। तो गॉस लॉ इसका एक टॉपिक इसके बाद आ रहा है, उसमें हम इन्हीं बातों को लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे। हर एक बात का एक मतलब हम समझेंगे गॉस लॉ में।
गॉस लॉ के एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी बातें हैं जो ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगी और उससे और बातें भी निकल आएंगी। थैंक्स अ लॉट।